हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में तकरीबन हमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए क्या कोई ईटीएफ डिलिस्ट हो सकता है या नहीं, कि मतलब कोई ईटीएफ बंद हो सकता है या नहीं, और क्या रीज़न होते हैं किसी भी ईटीएफ के बंद होने के या डिलिस्ट होने के। तो इसी टॉपिक के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। और किसी भी ईटीएफ में निवेश करने से पहले हमें क्या कुछ देखना चाहिए, ये भी सारा कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा, आज की डेट में बहुत सारे नए नए ईटीएफ में मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं, और हर सेक्टर के हर इंडेक्स के कहीं ना कहीं बहुत सारे ईटीएफ्स आ गए हैं। मल्टीपल ऑप्स ईटीएफ्स आ गए हैं सेम सेक्टर के और सेम इंडेक्स के। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं ऐसे में थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है, खास करके नए निवेशकों के लिए। और देखिए, किसी भी ईटीएफ के डिलिस्ट होने के कहीं ना कहीं कई सारे रीज़न होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए वो क्या क्या रीज़न होते हैं। तो वो सारे रीज़न हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले रीज़न की बात की जाए कि जब भी कोई ईटीएफ डिलिस्ट होता है या फिर बंद होता है, क्लोज़र होता है किसी भी ईटीएफ का, तो देखिए उसके पीछे के क्या रीज़न होते हैं। तो देखिए, पहला जो बड़ा रीज़न होता है वो होता है, देखिए जब भी कोई ईटीएफ बंद होता है तो देखिए उसके पीछे का पहला मेन वजह यही होती है कि उसमें वॉल्यूम आना कम हो जाता है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, अगर वॉल्यूम आना कम हो जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी एयूएम साइज जो है उसका कहीं ना कहीं घटने लगता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस फंड का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर ईटीएफ का कोई ना कोई फंड मैनेजर होता है। देखिए, ऐसी कंडीशन में जब एसेट अंडर मैनेजमेंट भी घटने लगता है और वॉल्यूम भी आना कम हो जाता है या ड्राई हो जाता है पूरी तरीके से वॉल्यूम, तो देखिए उस समय कहीं ना कहीं वो फिर ईटीएफ के बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। और अगले रीज़न की बात की जाए तो देखिए, कभी कभी ऐसे सेक्टर के या ऐसे इंडेक्स के ईटीएफ आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा सेक्टर होता है या ऐसा इंडेक्स होता है जो कहीं ना कहीं निवेशकों को उतना इंटरेस्टेड नहीं लगता है, या निवेशकों को कहीं ना कहीं उस सेक्टर में ग्रोथ नहीं दिख रही होती है कि आने वाले टाइम में हमें इस सेक्टर में या इस इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे सेक्टर में पैसा लोग नहीं लगाते हैं, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं फिर वो आगे चल के वो ईटीएफ डिलिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए वो ईटीएफ लाया गया था कहीं ना कहीं लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं होता है ऐसे सेक्टर में या इंडेक्स में। तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है। और देखिए, अगले रीज़न की बात की जाए तो देखिए, कई बार कोई ईटीएफ ऐसा होता है कि देखिए वो रिटर्न अच्छे निकाल के नहीं दे पाता है अपने निवेशकों को। ऐसे पास्ट में कई सारे ईटीएफ हुए हैं जो कहीं ना कहीं अपने निवेशकों को उतने अच्छे रिटर्न निकाल के नहीं दे पाए हैं बीते 1-2-3 साल में, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा विड्रॉ करने लगते हैं, और जिस वजह से उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट और साथ ही वॉल्यूम दोनों ही गिरने लगता है। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से कोई ईटीएफ डिलिस्ट हो जाता है या बंद हो जाता है। और अगले रीज़न की बात की जाए तो देखिए, अगला रीज़न है देखिए पोर्टफोलियो, कि देखिए कई बार कुछ ईटीएफ्स का ऐसा पोर्टफोलियो होता है कि किसी एक ही दो स्टॉक में बहुत ज़्यादा वेटेज कर दिया जाता है, और जिस वजह से उस ईटीएफ में रिस्क भी बढ़ जाता है। और इसका अगर हम आपको एक एग्जांपल देना चाहें तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए, बैंक 20 वाले ईटीएफ से आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, ये बैंक 20 ईटीएफ है। तो देखिए, इस ईटीएफ में देखेंगे तो यहाँ देख पाएंगे एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा वेटेज है, 29% के आसपास वेटेज है, और कुछ टाइम पहले तो 30% के ऊपर भी था। और देखिए, आपको पता ही होगा, एचडीएफसी बैंक बीते 2-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं निवेशकों को काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं जो ग्रोथ दिख सकती थी पर देखने को नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी में बहुत बड़ा वेटेज है और ये बीते 2-3 साल में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रीज़न है कि कई बार पोर्टफोलियो उतना अच्छा नहीं होता है किसी ईटीएफ का, जिस वजह से वो अपने निवेशकों को उतना अच्छा रिटर्न नहीं बना के दे पाता है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। और देखिए, अगले रीज़न की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगला रीज़न जो है वो है, कभी कभी कोई एएमसी जो होती है वो कहीं ना कहीं किसी भी वजह से बंद हो जाती है या बंद करना पड़ जाता है। देखिए, कोई एएमसी या कोई फंड अगर बंद होता है तो कहीं ना कहीं फिर उसके जितने भी ईटीएफ्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से बंद होने पड़ते हैं या उन्हें डिलिस्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, जब भी हम कोई ईटीएफ बाय करते हैं तो वो अच्छी एएमसी या फंड हाउस का ईटीएफ होना चाहिए, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल एक अच्छी एएमसी है, फंड हाउस है, और निपॉन इंडिया भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा कहीं ना कहीं एसेट अंडर एएमसी है और फंड हाउस है। तो कोई बड़ी एएमसी है तो उसके ईटीएफ्स का बंद होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या उन पे कहीं ना कहीं किसी भी वजह से बंद होना मुश्किल होता है वो एएमसी या कोई फंड हाउस। तो अगर उसका पास्ट रिकॉर्ड जो है किसी एएमसी का या फंड हाउस का अगर अच्छा है तो वो आने वाले टाइम में उनके बंद होने के चांसेस कम होते हैं। वहीं बात की जाए अगले
जो इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो देखिए कहीं ना कहीं होता है, एक होता है ट्रैकिंग एरर। तो देखिए कई बार ETF कहीं ना कहीं ट्रैकिंग एरर में पीछे रह जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न प्ले कर सकता है कि देखिए जैसा कि एग्जांपल के तौर पर दिखाएं तो निफ्टी 20 एक ETF है, तो वो जो उसका ट्रैकिंग एरर होता है बहुत कम होता है अपने इंडेक्स से, जो कि निफ्टी 20 ETF है। तो जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा कहीं ना कहीं उतना अच्छा ETF होता है। तो कई बार ये ट्रैकिंग एरर का डिफरेंस काफ़ी बढ़ जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ETF के रिटर्न में बहुत ही इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ETF बंद हो सकता है एनुअल टाइम में। तो ये वो कुछ रीज़न थे जो हमने डिस्कस किए हैं कि किन कुछ कारणों की वजह से कोई ETF डिलिस्ट हो सकता है। तो ये सारे कुछ रीज़न थे, हो सकता है एक दो रीज़न और हों वो हमसे स्किप हो गया हो, जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में हम कभी ना कभी डिस्कस कर लेंगे। पर ये मोस्टली ये इतने ही इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कोई ETF बंद होता है। और देखिए आज के टाइम में बहुत ही ETF कह सकते हैं कि नए नए ETFs लिस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा नए निवेशक थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो हमारा पैसा होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए कहीं ना कहीं अगर आप किसी ऐसे ETFs में निवेश कर देंगे जिसका कि बिल्कुल भी एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही कम है या फिर वॉल्यूम बहुत ही कम आता है, तो देखिए वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है लिक्विडिटी भी उसमें बहुत कम हो और फिर हम कोई ETF सेल करने जाएँ तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे ETF से काइंडली दूर रहें जो बिल्कुल हाल ही में लिस्ट हुए हैं, मतलब कि उन्हें 1 महीने से भी कम का टाइम हुआ है या फिर वो अच्छी AMC का नहीं है, जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। कोई नई AMC मार्केट में आई है या फंड हाउस आया है तो ऐसे ETF में आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ETF से थोड़ा सा आप दूरी बना के रखेंगे तो ही कहीं ना कहीं बेटर होगा। तो ये वो कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से कोई ETF भविष्य में। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि देखिए जब भी कोई आप ETF में निवेश करने वाले हैं तो आप कुछ चीज़ों को एटलीस्ट ज़रूर देख लिया करिए कि देखिए उसका वॉल्यूम कैसा है, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, और वो जो ETF जिस AMC का है या फंड हाउस का है उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, वो AMC या फंड हाउस मतलब कि बड़ा है या नहीं है, कोई नया AMC तो नहीं है, कोई नया फंड हाउस तो नहीं है। तो ये सब सारे कुछ रीजंस होते हैं। और ये भी देख लिया करिए कि वो जो सेक्टर है या फिर जिस इंडेक्स में आप निवेश कर रहे हैं, जिस सेक्टर या जिस इंडेक्स के ETF में आप निवेश कर रहे हैं वो कहीं ऐसा सेक्टर तो नहीं है जिसके आने वाले टाइम में ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम हों। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ट्रैकिंग एरर भी देख लिया करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो एज अ न्यू इन्वेस्टर्स, पुराने हैं तो उन्हें तो पता होगा, नए इन्वेस्टर्स हैं तो ये सारे रीज़न आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए किसी भी नए ETF में निवेश करने से पहले। और कुछ ETF जो पॉपुलर हैं उनमें तो आप कैसे भी निवेश कर सकते हैं। तो उनमें तो उनके जैसे कि निफ्टी 20 है या बैंक 20 है या बड़े बड़े AMC जो ETF हैं बड़े बड़े AMC के, और जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आता है तो उसमें तो कोई रिस्क देखने को फिलहाल नहीं मिलता है। पर देखिए नए ETFs में खासकर जो हमने आपको अभी बताया वो सारी चीज़ देख लिया करिए, तभी आप कोई अपना पैसा निवेश किया करिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन्ड।